और चलिए इस वक्त की अहम खबर का रुख करते, लेकिन देखिए ये तस्वीर आज की सबसे बड़ी तस्वीर है। ये पुष्कर सिंह धामी जो कि राजभवन पहुंचे थे राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सरकार का दावा पेश करने के लिए। और देखिए पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत भी मौजूद हैं और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया है पुष्कर धामी की तरफ से। और कल शाम को शपथ ग्रहण चुनाव होगा। वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो यहां से भी बड़ी खबर। बिल्कुल अवधेश, देखिए जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर अब जो बड़ी तस्वीर है वो हमारे सामने आनी शुरू हो चुकी है। भाजपा को एक तरफा जीत मिली है। बड़ी जीत से आगे एक कदम बढ़ी है और एक तरफा जीत कही है, क्योंकि 75 में से 65 जिला पंचायतों पर भाजपा का कब्जा है। समाजवादी पार्टी की आप बात करते हैं, जो हम कांटे की टक्कर कह रहे थे नतीजों के बाद, जिस तरीके से वोटिंग हुई उसके बाद, वो अब कांटे की टक्कर नहीं, साफ होता है तरफा जीत की तरफ, क्योंकि 6 सीटों के साथ संतोष करना पड़ा है। बाकी अन्य और निर्दलों की आप बात करेंगे तो 4 ऐसे जिले हैं जहां पर उनको जीत मिली है। उत्तर में 67 सीटें उत्तर प्रदेश ने जीता है पंचायत के चुनाव में। और वास्तव में आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता, कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा और जनप्रतिनिधियों का संपूर्ण सहयोग, जिस प्रकार ताकत लगाकर और पूरा संपूर्ण कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार ताकत लगाकर जीत दर्ज किया है, वास्तव में बधाई देना चाहता हूं। और वास्तव में जो जीत हुई, जिला पंचायत अध्यक्ष जो जीते हैं, ये गरीबों की सेवा के लिए हम लोग जीते हैं, गरीबों के कल्याण के लिए जीते हैं। तो चलिए अब हम बदायूं का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी बलराम पांडे वहां मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बताइए बलराम, कितना दिलचस्प मुकाबला रहा, बड़ी तस्वीर निकल के आ रही है, अब क्या हालात है? देखिए स्नेहलता, अगर हम बदायूं की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी कांटे की टक्कर देखने को मिली है, लेकिन जब रिजल्ट सामने आया है तो कहीं ना कहीं बीजेपी की एक तरफा जीत रही है। बीजेपी को 28 मत यहाँ पर मिले हैं और जो प्रतिद्वंदी थी समाजवादी पार्टी से, उनको 23 मत मिले हैं। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने यहाँ पर जीत हासिल की है, क्योंकि यहाँ पर जो जीत की चाबी थी वो निर्दलियों के पास थी। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, मंत्री थे, वो लगातार निर्दलियों के संपर्क में थे और उन्हें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए उन्होंने मनाया। और यही वजह है कि जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो सदस्य थे वोट करने पहुंचे तो 28 की संख्या में पहुंचे थे, और उनको लेकर के कोई और नहीं बल्कि बदायूं की जो सांसद थी वो लेकर के आई। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हमारे साथ 31 जो सदस्य हैं वो हैं, और कुछ सदस्य ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ गए तो हैं, लेकिन वो मतदान उनके पक्ष में करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो 28 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हुए थे, उन्होंने बीजेपी को वोट किया, और यही वजह है कि बीजेपी ने यहां से जीत हासिल की। आपको बता दें स्नेहलता कि यहां से जो वर्षा यादव हैं, जो जितेंद्र यादव की पत्नी हैं, उन्होंने यहां से जीत हासिल की है। और ये माना जाता है कि जितेंद्र यादव यहां से एमएलसी का चुनाव लड़े थे और उसके बाद वो बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, तो लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें टिकट नहीं मिली थी। लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए उनकी पत्नी का नाम जब बीजेपी ने घोषित किया तो कहीं ना कहीं जो उनकी नाराजगी थी वो भी कम हुई है। और बताया जाता है कि डीपी यादव की जो बहू हैं वर्षा यादव, उनका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व था। और यही वजह है कि कहा जाता है कि जिला पंचायत के चुनाव में बाहुबल और धनबल दोनों का उपयोग होता है, और उसकी तस्वीरें इस बदायूं में देखने को मिली, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी अपने हिसाब से ये खुला खेल, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, वो कहीं ना कहीं। नितिन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, अगर हम बात करें परिणामों की तो सामने आ गए हैं, 67 सीट कुल जीत ली है बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लग रहा था कि बड़ा नकारात्मक माहौल बना हुआ है, क्या ये संजीवनी वाली बात सामने आ गई? पश्चिमी यूपी में भी क्लीन स्वीप कर दिया बीजेपी। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जबरदस्त तरीके से कमल खिला है। देखिए ब्रज क्षेत्र में प्रशासनिक दृष्टि से 12 जिले आते हैं, 12 में से 11 जिलों पर बीजेपी काबिज हुई है। जिस जिले में मौजूद हूँ यानी एटा में, यहाँ ही बीजेपी ने जरूर शिकस्त खाई है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी में कहा जाए जो एक तरह से कहा जाए भितरघात जो कहा जाता है वो हुआ है। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं यहाँ की जो लोकल बीजेपी यूनिट पर। हमारे साथ
राज्यसभा सांसद हरनाथ यादव जी हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप किस तरीके से यहाँ से बीजेपी नहीं जीती है, 11 जिले जो ब्रज क्षेत्र में बीजेपी ने जीते हैं, तो क्या लगता है कि ये आत्ममंथन की जरूरत है? समाजवादी पार्टी ने अपना किला बचा लिया है? देखिए, एटा जनपद की जो हार हुई है हमारी, इसकी हमको बड़ा तकलीफ है और हार के जो मूल कारण हैं उस पर बैठ कर के पार्टी विचार करेगी और प्रदेश नेतृत्व भी जिले के लोगों से सब लोगों से बैठ कर के विचार करेगा और फिर पूरे एक एटा जिले के हिसाब से मत आप देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर हमने 75 में से 67 सीटें, 67 जिलों में शानदार विजय प्राप्त की है। इसके लिए मैं अपने प्रदेश की जनता का, सारे जिला पंचायत के मेंबर्स का, पार्टी के सारे पदाधिकारियों का। सवाल ये है कि 4 विधायक यहाँ से बीजेपी के हैं और 4 सांसद कहीं ना कहीं, देखिए सर, आप राज्यसभा सांसद हैं, एसपी सिंह बघेल यानी जलेसर जो विधानसभा है वो भी एटा में आती है, इसके साथ ही जो फर्रुखाबाद की सीट है अलीगंज वो भी एटा से कहीं ना कहीं ताल्लुक रखती है। और तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि सर, जो बीजेपी को जिस तरीके से यहाँ की जो लोकल यूनिट है एक कोऑर्डिनेशन के साथ ये लड़ाई लड़नी चाहिए थी, उसमें विफल किसी को दोषारोपण नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो पराजय हुई है बहुत शर्मनाक पराजय है। मानते हैं सर, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं जो यहाँ से लोकसभा सांसद हैं, आपके कुलीग हैं, जो सहकर्मी हैं, उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, तमाम बातें दबी जुबान निकल के आ रही हैं। देखिए सर, जोगेंद्र सिंह यादव एक मजबूत छत्रप हैं, एक बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, आपने उनके फार्म हाउस पर बुलडोजर चलवा दिया, उनको भूमाफिया घोषित कर दिया, सारी चीजें ठीक है, लेकिन क्या कहना है? शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये जो मैंने बिल्कुल अवधेश, अब देखिए एटा के बाद अगर बलिया की भी बात कर ले तो हमारे सहयोगी नीतीश बने हुए हैं और नीतीश के साथ हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पूरे पूर्वांचल की तस्वीर किस तरीके से निकल के आई है, पर्दे के पीछे क्या कुछ महसूस किया है। नीतीश, जरा बताइए दर्शकों को। सीट पर फोकस करना चाहूँगा। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं जीत जो हासिल किया, उसके साथ ही जिस तरह से पहले स्थितियाँ बनती रही, जिस तरह से बनारस के चुनाव में जिस तरह से अगर नामांकन दाखिल हुआ, नामांकन दाखिल होने के साथ ही दूसरे पक्ष का जो प्रत्याशी है उसका नामांकन दाखिल नहीं हुआ और उसके बाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। उसके बाद कई तरह के आरोप लगे और खासतौर पर बलिया की बात करें, जहाँ पर आज मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर जो चुनावी स्थितियां हैं, अगर कुछ पिछले दिनों की बात करूं तो यहाँ जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनको हैक करने की बात सामने आई कि जो लोग समाजवादी पार्टी के हैं उन्होंने इन पूरे सदस्यों को एक तरह से हैक कर लिया था। लेकिन आज जिस तरह से बस में सवार होकर प्रत्याशी के समर्थकों के साथ जो जिला पंचायत सदस्य यहाँ पर पहुंचे, पुष्कर सिंह धामी कुछ कह रहे हैं, हम सीधे रुख करते हैं उनका। चलिए हम रुक करते हैं, सीधा पुष्कर सिंह धामी कुछ कह रहे हैं, सीधा लिए चलते हैं आपको। आम जनमानस का सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस पर मेरी पार्टी ने, जो मेरी मां सदस्य है, जैसे हमारी जन्मभूमि है, मेरी मां जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, उसी प्रकार से मेरी पार्टी है जिन्होंने हमेशा मुझे एक बच्चे की तरह लगातार अपने आंचल में छांव देने का काम किया और आज प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी है। मैं अपने आप को निश्चित रूप से सौभाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि हमारी पार्टी एक सामान्य कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी तक पहुंचाने वाली पहली पार्टी होती है। हमारे यहाँ पर कोई इस प्रकार का नहीं है कि कोई पहले से राजनीतिक परिवार हो, कोई किसी प्रकार की कोई पृष्ठभूमि हो, लेकिन उसके बाद भी पार्टी में हमारे यहाँ इस प्रकार से कार्यकर्ता का विकास किया जाता है, उसका मैं एक आप सबके सामने उदाहरण हूँ। और निश्चित रूप से मैं संकल्प लेता हूँ कि मेरे उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारी सरकार पहुँचेगी, हमारा शासन पहुँचेगा, हमारी सेवाएं पहुँचेंगी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पूरे देश के अंदर आज आप देख रहे होंगे कोरोना के समय में जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर 80 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को जो राशन देने की योजना है, चाहे हम वैक्सीन की बात करें, आज वैक्सीन देने की बात है। एक तरफ जहां दुनिया के दूसरे देश जो हमारे बीच में कोरोना वायरस लेकर आ रहे हैं, अपनी प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस का निर्माण कर रहे हैं, और वहीं विश्व बंधुत्व की भावना जो हमारी हमेशा से रही है, जो हमारा सनातन रहा है, कि उसको लगातार दूसरे देशों को भी, हमारे देश को तो दे ही रहे हैं। देश के अंदर आज 34 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है।
और दुनिया के दूसरे देशों को भी हमारा देश वैक्सीन देने का काम कर रहा है। निश्चित रूप से जो उनका मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको निश्चित रूप से हम चरितार्थ करेंगे। और जो हमारे सामने चुनौती है, हम सब लोग मिलकर, प्रदेश के जो हमारे मेरे सीनियर लोग हैं जिन्होंने पहले कामों को आगे बढ़ाया है और जिन्होंने कुछ चीज़ों की आधारशिला रखी है, उन आधारशिलाओं को अंजाम तक पहुंचाने का काम मैं प्राणों प्रण से करूंगा। सर, शपथ का क्या कार्यक्रम है, कब तक का तय किया गया है, क्या कुछ है? शपथ का कार्यक्रम आज महामहिम जी को हम लोगों ने अपना जो प्रस्ताव है वो दे दिया है और महामहिम जी की तरफ से जो भी निर्देश होगा उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा? क्या पुराना मंत्रिमंडल, उसमें किसी तरह के बदलाव, कुछ लोग ड्रॉप किए जाएंगे, पोर्टफोलियो बदले जाएंगे, क्या कुछ? नहीं, अभी जल्दी सबको पोर्टफोलियो मिले हैं, उसके बारे में हमारा सबका अभी इसके बाद इस पर चर्चा होगी। अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, अभी होमवर्क हुआ नहीं है। होमवर्क पूरा होने के बाद ही मैं इस बारे में कुछ कह पाऊँगा। निश्चित रूप से इस चुनौती को हम अवसर में बदलेंगे। मतलब ये आपदा है, इसे अवसर में बदलेंगे? हाँ, निश्चित रूप से मेरा ये लक्ष्य होगा कि हमारे जो भाई बेरोजगार हैं, हजारों लाखों की संख्या में, उनको कहीं ना कहीं रोजगार से जोड़ने का काम हो। और जो उसके लिए मैं युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए लगातार उसके लिए मैंने, चाहे वो विधानसभा का घेराव हो, चाहे हमारे रुद्रपुर में सिटकुल का घेराव हो, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हम लोगों ने जो है स्थानीय जो हमारे यहाँ के उद्योग हैं उन उद्योगों में रोजगार मिले, सरकारी नौकरियों में उनको रोजगार मिले, उसके लिए लगातार आंदोलन किए हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे। और सारे प्रदेश के युवा जानते हैं कि निश्चित रूप से उन युवाओं के विश्वास को और दृढ़ करने का काम हम करेंगे। सर, 6 महीने का कार्यकाल है, आपदा प्रदेश भी ये कहा जाता है। आपने अभी कहा कि इस चुनौती को हम अवसर में बदलेंगे, तो चुनौती क्या ये आपदा थी जिसको आप अवसर में बदलेंगे? नहीं, आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं, इस प्रकार का कोई बात नहीं है। देखिए, ऐसा है कि मैंने कहा है कि उन्होंने मुझसे पूछा कि ये चुनौती है 2022 की, तो हम इसको चुनौती नहीं, हमने कहा कि हम इसको अवसर मानते हैं। हम लोगों की सेवा करेंगे और सेवा करके उनका दिल जीतेंगे। सर, एक सवाल ये है कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर जब तीरथ जी मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने साफ कहा था कि इसमें पुनर्विचार होगा, और जो तीर्थ पुरोहित है उनकी नज़र इस पर पिछले 4 महीने से लगी हुई है। अब आप मुख्यमंत्री बने हैं तो क्या आप इसे पुनर्विचार करेंगे या इसे खारिज करेंगे या क्या कुछ फैसला करेंगे? नहीं, मैंने कहा कि मेरे पूर्ववर्ती लोगों ने, जो मेरे सीनियर लोग हैं, जो मेरे से पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी बातों का कहीं अनादर न हो। जो उन लोगों ने कमिटमेंट किए हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। सर, नौकरशाही एक बड़ा इशू रहा है और आप जब विधायक थे तो आपने भी कई बार ये सवाल उठाया था। अब जब आप सीएम हैं तो कितना बदलाव हम इसको देखेंगे? निश्चित रूप से नौकरशाही का जो काम है नौकरशाही करेगी, और हम लोगों का जो काम है, हमारे कार्यकर्ताओं की जो अपेक्षाएं हैं उनको भी हम पूरा करेंगे। नहीं, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि चारधाम यात्रा हमारे लिए बहुत बड़ा, यहाँ के लोगों के लिए रोजगार का साधन है। और बहुत सारे लोग आज जो चारधाम यात्रा रुकी हुई है उसके कारण से उनके घर परिवार चलना मुश्किल हो गया है। हम माननीय न्यायालय में इस बात को जो चल रही है उसको अपना पक्ष रखेंगे और उस पर जो है कोशिश करेंगे कि आगे करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। तो उत्तराखंड के तीसरे सीएम के तौर पर पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जहां पर बहुत सारे सवालों का जवाब उन्होंने बहुत खुल करके दिया। देश बेबाकी से कई सवालों का जवाब दिया, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो, पड़ोसी की बात हो, कोरोना की बात हो, वैक्सीनेशन की बात हो, या फिर अपने लोकल इश्यूज हो, रोजगार का मसला हो। सवालों का जवाब दिया है खुलकर, और कहीं पे भी वो लाइन नहीं क्रॉस की है कि आगामी सीएम होने के नाते जो पहले हमारे रहे हैं सीनियर्स, उनकी बातों को काटा नहीं है। होमवर्क का जिक्र करते हैं, पहले होमवर्क होगा तब जाके ही आगे की डिटेल दी जाएगी। और जो सबसे बड़ी दिक्कत उत्तराखंड में रही है, नौकरशाही के बेलगाम होने की बार बार बातें सामने आती रही हैं। पुष्कर सिंह धामी ने भी विधायक रहते हुए सवाल उठाए थे, इस पर भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि नौकरशाही का जितना काम है वो नौकरशाही करे। कार्यकर्ता केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी का और हमारे प्रदेश के नेतृत्व का, सभी का मैं धन्यवाद करता चाहता हूं, जिन्होंने मुझ जैसे सामान्य से कार्यकर्ता, एक सैनिक के पुत्र पर जो एक पर्वतीय परिवेश में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, एक सैनिक के परिवार में पला बड़ा।
पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं सामान्य कार्यकर्ता था, बड़ी जिम्मेदारी दी है और उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो मुझसे अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं पर मैं खरा हूं। होती है क्या सर, क्योंकि युवा हैं आप, युवा लोगों को साथ लेकर चलने की निश्चित रूप से देखिए, ऐसा हम लोग सीखने की प्रक्रिया में हैं और जो भी अच्छे से अच्छा हो सकता है उसको जनता के हित में करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का साफ तौर पर कहना है कि युवाओं को साथ लेकर आगे चलना है और उसी के क्रम में आगे काम किया जाएगा। और जिस तरह से उन्होंने युवाओं को आगे बढ़ाने की बात कही है, उसे साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि युवाओं को आगे ले जाकर एक साथ काम करने की बात कही है, लेकिन उनके सामने 2022 की बड़ी चुनौती होगी। तो हमारे सहयोगी पंकज राणा ने बात की और सीधा सवाल किया युवाओं के लिए, क्योंकि युवाओं के बीच इनकी लोकप्रियता काफी है, ये किसी से भी नहीं छुपा है। तो इस पर साफ तौर पे कहते हैं कि युवाओं के लिए बेरोजगारी दूर करना मेरा प्रमुख लक्ष्य रहेगा। एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में सहयोगी पंकज राणा के सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं कि युवाओं के लिए जो बेरोजगारी की संकट है, समस्या है, उसे हम समझते हैं, दूर करने के लिए जरूर कोशिश की जाएगी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही राज्यों में सियासी हलचल तेज है और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। बिल्कुल, तो किस तरीके से बड़ी तस्वीर निकल के सामने आई है पंचायत चुनाव अध्यक्ष के तौर पर अगर आप देखते हैं तो एक तरफा आपको नजर आएगा। भाजपा की जीत जो संख्या है और जो अन्य आते हैं, जहां कांटे की टक्कर भाजपा और सपा के बीच में बताई जा रही थी, लेकिन नतीजे वैसे परिवर्तित होते नजर नहीं आ रहे हैं दूर दूर तक, क्योंकि 66 सीट ऐसी है जहां सिर्फ भाजपा है और बाकी में सभी सिमट कर रह गए हैं। कानपुर देहात नीरज रानी को भाजपा का समर्थन मिला है, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश जिला पंचायत चुनाव पर इस वक्त की अहम खबर आ रही है, जहां भाजपा की सीटों का आंकड़ा अब बढ़ चुका है। 66 जिलों पर भाजपा का कब्जा। तो एक तरफा जीत हुई है उत्तर प्रदेश जिला पंचायत चुनाव पर इस वक्त की बड़ी खबर। 67 सीटों पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है। वहीं अब समाजवादी पार्टी का कहना है कि भाजपा ने प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग किया है और लोकतंत्र की हत्या हुई है। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, जिस तरीके से पूरी तस्वीर बनी है, बीजेपी के लिए तो जीत बड़ी है, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने आरोपों के साथ मुखर हो गई है। क्या माना जाए कि यहां से आक्रामक और आरोपों वाली सियासत की एक नई धारा चलेगी उत्तर प्रदेश में? देखिए, नई और पुरानी धारा की बात नहीं है। जब भी जिला पंचायत के चुनाव होते हैं, जो भी सत्ताधारी दल होता है वही इस धारा को बहा ले जाता है। चाहे वो बसपा का शासनकाल हो, चाहे समाजवादी पार्टी का शासनकाल हो, या वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, हर समय अगर वोटों का हम देखें और जिस तरीके से तिकड़म की हम बात करें और जो रिजल्ट्स हैं उसकी बात करें, तो जब बसपा का शासनकाल था तो वो भी करीब 65 के करीब उसने जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया था। अगर हम समाजवादी पार्टी सरकार की बात करें तो वो भी लगभग 65 सीटों के करीब कब्जा जमाया था। और ये जो रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी का आप देख रहे हैं, ये भी 65-67 का जो रिजल्ट है ये भी उतना ही है। यानी साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हुए जो सत्ताधारी दल होता है वो जिला पंचायत चुनाव पर कब्जा कर ही लेता है। ये इतिहास बताता है कि जो सत्ताधारी दल है उसकी जो विजय होती है वो बहुत ज्यादा होती है। यानी एक तरफा विजय की तरफ उसके जो प्रत्याशी हैं, उसके जो समर्थित उम्मीदवार हैं वो बढ़ते हैं। वही रिजल्ट इस बार भी देखने को मिलता है। लेकिन एक दुर्भाग्य भी है, जो जिला पंचायत चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जीतता आता है वो विधानसभा के चुनाव में पुनरावृत्ति नहीं कर पाता है। अगर बसपा के शासनकाल की हम बात करें तो वो रिपीट नहीं हुई, सपा की बात करें तो वो भी रिपीट नहीं हुई। हम सरकार की बात नहीं करते हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों को अगर हम खंगालते हैं, देखते हैं, तो सब कुछ सामने रखना होगा एबीपी गंगा के दर्शकों के सामने कि रिजल्ट्स के क्या मायने हैं, क्या उत्साह होना चाहिए, क्या इसके गणित हैं। तो गणित जो है वो अपने पुराने इतिहास को बिल्कुल, लेकिन वीरेश जी इतना तो कह सकते हैं ना कि जिस तरीके से पंचायत चुनाव के परिणाम आए थे कि लगभग 3050 सीटों में से 500-550 पे बीजेपी सिमट गई थी। लग रहा था कि क्या मुंह दिखाएंगे आला कमान को। तो उस चीज को लेकर एक बड़ी राहत है कि 67 जिला पंचायत अध्यक्ष बनवा लिए, नाक बच गई।
देखिए अवधेश, आपने बहुत ही अच्छा और मौजूद सवाल पूछा है और इसका जवाब एबीपी गंगा के दर्शकों को जानना भी चाहिए। जब जिला पंचायत सदस्यों हमें सहायता की है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज अब कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। उत्तराखंड में धानी जी नहीं, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं उत्तराखंड के अंदर धामी जी के विधायक दल का नेता चुने जाने पर। अपनी ओर से भी दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश की ओर से भी दे रहा हूं और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड को विकास के पथ पर आगे ले जाएगी। और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड छोटे और बड़े भाई की तरह हैं और दोनों राज्य मिल करके एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में भी है और उत्तराखंड में भी है, इसका फायदा दोनों राज्यों को प्राप्त होगा। कि पूरे चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए हैं। देखिए, समाजवादी भाजपा और सहयोगियों की जीत का आंकड़ा बढ़कर 66 हो चुका है, जहां भदोही में निर्दलीय अनिरुद्ध त्रिपाठी को भाजपा का समर्थन मिल चुका है। तो लगातार तस्वीरें अभी बनती ही जा रही है। एक तरफा जीत में भी अभी एडिशन चल रहा है। और वीरेश हमारे साथ बने हुए। वीरेश, जिस तरीके से कानपुर देहात में स्थितियां बनी हैं और जो परिणामों के बाद स्थितियां बन रही थी, उसको लेकर आप बात पूरी करिए। देखिए, मैं बात ये कह रहा था कि आपने कहा कि जब जिला पंचायत सदस्यों का टिकट वितरण हो रहा था तो उस समय जो रिजल्ट्स आए थे वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आए थे और मनमाफिक रिजल्ट नहीं आया था। तो वही मैं कहना चाह रहा था, दर्शकों को ये बताना चाह रहा था कि स्वतंत्र देव सिंह हो, सुनील बंसल हो, भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान हो, जब टिकट का वितरण किया जा रहा था तो उन्होंने सैद्धांतिक पक्ष पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, नैतिक पक्ष पर ज्यादा ध्यान दिया। इस पर ध्यान नहीं दिया कि जिला पंचायत चुनाव का व्यवहारिक पक्ष क्या है। लेकिन जब रिजल्ट्स आए तो उन्होंने इस बात पर चिंतन किया, मंथन किया और सारे क्षत्रपों को लगा दिया, इस बात का ख्याल नहीं करते हुए कि हमें साम दाम दंड भेद हर विषय को अपनाना है और उसके बाद रिजल्ट और लक्ष्य को पाना है। क्योंकि जो जिला पंचायत सदस्य के जब टिकट का वितरण किया जा रहा था तो मूल कार्यकर्ताओं को, जो तृणमूल से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे, जो उनके बेसिक कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, उन कार्यकर्ताओं को टिकट दिया गया था और टिकट में उनकी बुरी तरीके से हार हुई थी। क्योंकि ये जो चुनाव है, इस चुनाव की गड़बड़ी है, इसीलिए इस चुनाव के सुधार की बात लगातार की जाती है। इस जिला पंचायत सदस्य के चुनाव हो, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, बीडीसी का चुनाव है, इसमें जो खामियां हैं इसीलिए इसके सुधार की मांग लगातार की जाती रही है। और खामियां ये हैं कि जब सैद्धांतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने मूल कार्यकर्ताओं और तृणमूल से जुड़े हुए बेसिक कार्यकर्ताओं को टिकट दिया तो उनके पास इतना धन नहीं था कि वो चुनाव लड़ सके, उनके पास इतना बल नहीं था कि वो चुनाव लड़ सके, उनके पास इतना जन नहीं था कि वो चुनाव लड़ सके। क्योंकि जन बल, धन बल, बाहुबल, सबसे जो सक्षम और सबसे भरा हुआ जो व्यक्ति होता है इन चुनावों में, इतिहास यही बताता है कि वही जीतता रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक नया प्रयोग करने की कोशिश की थी जिसमें उसको मुंह की खानी पड़ी। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बीएल संतोष के आने के बाद और आपस में जो बैठक हुई कोर ग्रुप की, उसमें यह तय किया गया कि अब बात नहीं बनेगी, हमें सिद्धांत को रख देना होगा और जो व्यवहारिक पक्ष है इस चुनाव का उस पर ध्यान देना होगा। और व्यवहारिक पक्ष यह है कि जो चुनाव जीत सकता है, जनबल, धनबल, बाहुबल के जो मजबूत है, उस व्यक्ति को, उस प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा। अगर वो निर्दलीय है तो उसे खोज कर लाया जाएगा, अगर वो किसी दूसरी पार्टी में उसे तोड़ कर लाया जाएगा, लेकिन ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि कोई ऐसा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी या किसी भी दूसरे दल में नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर लूं, जो कम से कम 6-7 करोड़ रुपए व्यक्तिगत तौर पर खर्च करने की हैसियत नहीं रखता था, उसे भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों ने टिकट नहीं दिया, उसे नहीं लड़ाया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या दूसरे दलों की मैं बात कर लूं, मैं इसको सोर्सेस के आधार पर कह रहा हूं कि जब प्रत्याशी आते थे तो उनसे यह कहा जाता था कि आप क्या 6-7 करोड़ रुपए खर्च कर पाएंगे? अगर 6-7 करोड़ रुपए खर्च कर पाएंगे तो बाकी पार्टी खर्च कर लेगी, जो सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो खर्च करेंगे। क्योंकि जिसके पास चुनाव के बाद आपको ऐसा लगता है कि चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाली बीजेपी भी अगर उसी लाइन में लगी है तो उसकी इमेज को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, या फिर ये सारी सिचुएशन वैसे ही मैनेज हो रही है?
देखिए, अगर इमेज की आप बात कर रही हैं तो अभी हम अपने ही चैनल पर दिखा रहे हैं कि विजय की पताका, भारतीय जनता पार्टी की विजय की पताका, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पोस्टर लगाकर हम ये चला भी रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी विजय, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव के पोस्टर लगाकर हम चला रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की बुरी हार। तो ये जो पोस्टर है उस समय अगर बदल जाता तो हम ही चलाते कि भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार, भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से विचार करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी में कहां खामियां रह गई, तमाम तरह। देखिए, ये दुर्भाग्य है मिलाकर कि जब से नरेंद्र मोदी आए हैं पहुंच जाए, यही आखिरी पैमाना है। अगर ग्राम बड़ी बड़ी जो बातें होती हैं वो तो